ये चैप्टर आपको आसान जब भी लगे जब आपने पीछे के चैप्टर्स पढ़ रखे। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन मिलेगा, बाकी आपको फोर्स वगैरह के फॉर्मूले यूज होने हैं। ठीक है, तो भैया इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। दो मतलब दो पार्ट इसमें कंबाइंड है। ठीक है, सिस्टम पार्टिकल थोड़ा ज्यादा चलेगा, रोटेशन मोशन जो है वो खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो फिर रोटेशन और मोशन पहले बहुत बड़ा पार्ट होता था इस चैप्टर का, अब उसमें से बहुत सारी चीजें सीबीएसई से कट कर दी है। क्या पेपर होने के बाद में वो चैप्टर जो डिलीटेड है, जो चीजें डिलीटेड है वो भी करा दूंगा मैं वहां वाले बैच में, स्किल्स के आगे। ठीक है, वहां की फीस एक्स्ट्रा है, ध्यान, जिसको करना होगा तो वहां पे आ जाए। ध्यान दीजिए भैया, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ध्यान दिए बेटा, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। क्या है? रोटेशन। और भैया कोई रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा बैच नहीं बना रहा, वही बैच है, बस एक दिन आपका क्लास चलेगी और एक दिन आपका रिवीजन चलेगा। अब ये टाइमिंग वही है, कोई चेंज नहीं है, जो टीटीएस में टाइमिंग होती है ना वही टाइमिंग होगी। हाँ, संडे को 1.5 घंटे की रिवीजन रखूंगा। ठीक है, और बाकी जिसका 5वां चैप्टर हो गया वो छठा करना चाहता है, 7वां करना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वेलकम है उसका। हाँ यार पागल है क्या, टीटीएस में जो टाइमिंग होती है याद है। ठीक है भैया, तो भैया अरे भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। चैप्टर का नाम है सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, सबसे आसान चैप्टर, और आपको भी आसान लगेगा। चलो पहले टॉपिक का नाम पढ़ते हैं, इसमें जो छोटा सा टॉपिक है पहला, उसका नाम है भैया पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल होता है एक ऐसा मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका साइज तो नेग्लिजिबल है लेकिन मास क्या है, कंसिडरेबल है। क्या है? एक पार्टिकल के साइज के बारे में आप नहीं बोल सकते कि उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, लेकिन उसका मास क्या होता है भैया, कंसिडरेबल होता है, उसके मास को हमेशा क्या होता है, कंसिडर किया जाता है। तो ध्यान देना, पार्टिकल क्या है, मास, मास क्या है भैया, कंसिडरेबल, और साइज और शेप क्या होती है, साइज एंड शेप। साइज तो खैर, साइज क्या होता है, नेग्लेजिबल। क्या होता है भैया, साइज इसका नेग्लेजिबल होता है, ध्यान दीजिए प्लीज। और शेप कैसी होती है इसकी, शेप होती है स्फेरिकल। क्या होती है? अगर मैं पार्टिकल बोलूंगा तो समझ जाना हो किस शेप का होगा, स्फेरिकल होगा, स्फीयर जैसा बना हुआ, और उसके पास कुछ मास होगा, और इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं सकते हम। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका सिस्टम। क्या आता है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है भैया, द ग्रुप ऑफ पार्टिकल। क्या होता है? पार्टिकल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया, सिस्टम कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल या उससे अधिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है मोर देन 2 पार्टिकल। मोर देन 2 पार्टिकल को हम क्या कहते हैं भैया, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सिस्टम कहते हैं। फिर आता है भैया, बोलिए नहीं प्लीज भाई कोई भी। फिर आता है आपका इंटरनल फोर्स। क्या आता है? इंटरनल फोर्स क्या होता है? तो आपको पता है एक सिस्टम बना है, सिस्टम के अंदर 2 से अधिक पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स को जोड़ना भी तो है, तभी तो वो सिस्टम बनेगा। हमारी बॉडी क्या है, पार्टिकल है या सिस्टम है? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, उनको जोड़ने का जो काम करता है वही क्या कहलाता है, इंटरनल फोर्स। क्या कहलाता है? तो इंटरनल फोर्स करता क्या है, वो पार्टिकल जो सिस्टम है उनके पार्टिकल्स को जोड़ करके रखता है। क्या करता है? तो इंटरनल फोर्स, इंटरनल क्या आता है भैया, अब इसके बारे में ध्यान रखना, विच होल्ड दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सॉरी, क्या हो, आओ, जो पार्टिकल, देखिए भैया जी ध्यान दीजिए भैया, जो पार्टिकल का ग्रुप है
उनको जो फोर्स होल्ड करके रखता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको, इंटरनल फोर्स। ठीक है। प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल फोर्स। भाई ध्यान दीजिए भैया, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 2-3 और इसको याद रखना आपको। क्या लगा, फोर्स इन बिटवीन, फोर्स इन बिटवीन टू पार्टिकल। ठीक है भैया, क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द फोर्स इन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉन एज इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं उसे, इंटरनल फोर्स कहते हैं। एक पार्टिकल P1 ये रहा और दूसरा पार्टिकल P2 ये रहा। ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, और ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को इधर खींच रहा है F2 फोर्स से। ये ध्यान रखना कि हेयर F1 बराबर में F2, क्योंकि ये भी एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या है ये, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों फोर्स क्या है भैया, बराबर होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी, और सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या आता है, टोटल इंटरनल फोर्स इन बिटवीन टू पार्टिकल। टोटल इंटरनल फोर्स इन बिटवीन टू पार्टिकल is always equals to 0। दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला कुल इंटरनल फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। पता है क्यों, क्योंकि जितना F1 होता है उतना ही क्या होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर F1 5 न्यूटन का है तो F2 क्या होगा, 5 का होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इसलिए कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, इंटरनल 0 हो जाएगा। तीसरा, acceleration due to internal force, acceleration due to internal force in any system बोले तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ क्या होता है भैया, 0 होता है। यानी इंटरनल फोर्स कभी भी किसी सिस्टम को एक्सेलरेट, इंटरनल फोर्स की कुल वैल्यू क्या होती है, इंटरनल फोर्स दो पार्टिकल के बीच में इक्वल और अपोजिट होता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इंटरनल फोर्स समझने के लिए। इंटरनल फोर्स केवल एक काम करता है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। क्या करता है, सारे पार्टिकल को जोड़ करके रखता है। अगर ये ना हो तो सिस्टम कभी भी बन ना पाए, आपकी बॉडी कभी भी अपनी स्ट्रक्चर में ना रह पाए, बिखर जाएगी आपकी बॉडी अगर ये ना हो तो। समझ गया, चलो अब बात करते हैं भैया एक्सटर्नल फोर्स। किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स होता क्या भैया, सब जानते हैं भैया। अगर किसी बॉडी के ऊपर सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगता है, सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगता है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स हमेशा सिस्टम को क्या करता है, एक्सिलरेट करा देता है। क्या कर देता है, एक्सिलरेट कराने का मतलब 4 मतलब होते हैं। अब आप देखो 4 मतलब कैसे हो गए। एक्सिलरेशन का मतलब ये होता है कि भैया बॉडी की स्पीड बढ़ा दी, पहली मतलब ये हो गया। बॉडी की स्पीड घटा दी, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और बॉडी की शेप को बदल दिया। ये 4 के 4 वही एक्सेलरेशन है। समझ गए भैया। और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। स्टेट का मतलब यही चारों चेंज हो जाए, चारों में से कोई एक चेंज हो जाए। समझ गए भैया। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और विच एक्सेलरेट द बॉडी। ठीक है भैया। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी बोले तो सिस्टम, बॉडी बोले तो, और सिस्टम बोले तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल, और which accelerate the system of particle। ध्यान रखना भैया, ये मान लीजिए एक सिस्टम है,
इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इसके ऊपर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम। कैपिटल एम के अंदर सारे पार्टिकल्स का मास जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस फोर्स लगने के बाद ये क्या हुआ, सिस्टम एक्सेलरेट कर गया। क्या कर गया, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे सिस्टम के मास इनटू में इस पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, ये हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं भैया इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, वो है सेंटर ऑफ मास। क्या है, अब ध्यान दीजिए इसके बारे में, बड़े ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आधा चैप्टर इसी के नाम पे चलेगा, सेंटर ऑफ मास। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वो बातें आपको अगर ध्यान रही तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो गया, ठीक है। चलो भैया पहली बात की बात करते हैं। पहली बात ये है, क्या बात है भैया, पहले पहले लिख दो टॉपिक का नाम COM। COM नहीं, पहले लिख दो सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ, और इसको लिखते हैं COM। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है भैया, तो ये देखिए मेरे पास फोटो है भगवान जी की, ठीक है, ठीक है। अबे भाई गिरा थोड़ी ना उसको, अबे भाई भगवान काम तो आ रहे हैं, कम से कम तू तो काम भी नहीं आ रहा। देखिए अब इसका मास मान लीजिए, इस फोटो का मास मान लीजिए, मान लीजिए आधा किलो, सपोज कर लो आधा किलो, ठीक है। अगर मैं अपनी उंगली यहां पर लगाऊंगा तो क्या मुझे पूरा मास महसूस होगा उस फोटो, अगर मैं फोटो के इस फ्रेम, उस पूरी फोटो के जो रेक्टेंगुलर शेप की है, इसके किसी एक कोने पर लगा दूंगा तो मुझे इस बॉडी का पूरा मास यानी आधा किलो मास महसूस नहीं होने वाला। होने वाला है क्या, यहां लगा दूं तो क्या हो रहा है क्या। लेकिन अगर मैं इस बॉडी के एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच, ठीक है भैया, और यहाँ पर दो तीन चीजें दिखाऊंगा आपको मैं, एकदम है, राम जी क्या हुआ, ठीक है भैया, एकदम बीचों बीच मैंने लगा दिया, ठीक है भैया। अभी हवा नहीं चलती तो ये पूरी सिस्टम क्या बैलेंस हो चुका है, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया भैया, बैलेंस हो चुका है। और मुझे इस पॉइंट पर हाथ उंगली लगाने पर मुझे इस पूरे फोटो का वजन भी महसूस हो गया, मतलब मास का भी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इस पूरी बॉडी का मास क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर हाथ लगाने पर मुझे एहसास नहीं हुआ मास का, इस पॉइंट पर मुझे लगाने पर एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस वाले पॉइंट पर लगाने पर मुझे पूरा आधा किलो के मास का एहसास हो गया। यानी ये क्या, ये पॉइंट है जहां पर इस पूरी की पूरी फ्रेम का, इस पूरी की पूरी फोटो का मास लाई कर रहा है। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ मास, क्या कहते हैं। और आपने देखा अगर मैं इसके अबाउट बॉडी को बैलेंस कर दूं और हवा ना चले, मेरा हाथ ना हिले, तो ये बॉडी कहीं से भी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। यानी अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग किसी बॉडी को बैलेंस कर दिया जाता है तो भैया बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती। अगर मैं इस फोटो को तेरी तरफ पास कर दूं तो फोटो की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं तेरा इस फोटो को 4 न्यूटन फोर्स से इधर इधर की तरफ खिसका दूं, ठीक है, फैक्ट नहीं रहा भाई, ठीक है, तो मुझे पता है इसके सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 4 न्यूटन फोर्स के हिसाब से क्या होगा, आगे चलेगा। यानी मैंने इस फोटो के ऊपर जितना फोर्स लगाया है उतने क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा। इस फोटो की जितनी वेलोसिटी होगी इसके सेंटर ऑफ मास की भी इतनी वेलोसिटी होगी। इस फोटो का जो एक्सेलरेशन होगा इसके सेंटर ऑफ मास का भी इसका वही एक्सेलरेशन होगा। इस फोटो को अगर मान लीजिए मैंने फेंक दिया तेरी तरफ कैच करने के लिए, ठीक है, तो भैया ये जो फोटो ट्रेजेक्ट्री यानी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिस ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, जिस पाथ में जाएगा, उसी पाथ में क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास भी जाएगा। समझ में बात नहीं आई। तो पहला क्या प्रॉपर्टी होगी कि सेंटर ऑफ मास का मास बराबर है पूरी फोटो का मास या सिस्टम का मास। दूसरा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बराबर में फोटो की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बराबर में फोटो का एक्सेलरेशन। समझ गए भैया, तो ये सारी प्रॉपर्टी है। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी बॉडी को बैलेंस कर दो तो उस बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती। जय श्री राम। काम आई, चलो देखिए भैया, देखिए भैया, अब आते भैया सेंटर ऑफ मास क्या होता है। द पॉइंट एट विच the whole mass of the body
ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, भाई प्लीज बोलिए मत, ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है भैया, ये वो पॉइंट होता है जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का मास हम ये मान के चलते हैं क्या होता है भैया, कंसंट्रेटेड होता है। समझ गया भैया, समझ गया। और जरूरी नहीं कि एक बॉडी के अंदर एक ही पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पर पूरी बॉडी का मास आपको एहसास हो सकता है। देखिए अभी तो मैंने इस फ्रेम को मैंने इस पॉइंट पर बैलेंस किया, लेकिन चाइना वाइना वाले इस पॉइंट पर भी बैलेंस कर देते हैं। यानी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, या कहीं पर भी, यहां पर भी बैलेंस कर देते भैया, यहां से भी बैलेंस कर देते हो, है ना। ऐसा है जो कई बैलेंस वाले करते हैं वो तो यहां से भी बैलेंस कर देंगे इसको। तो इसका मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो कई जगह पर है। समझ गए भैया। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर एक ही पॉइंट नहीं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर इस पूरी बॉडी के मास को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, क्या है, जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का मास आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर में मास ऑफ बॉडी। बोलो हाँ, जो सेंटर ऑफ मास का मास होगा वही बॉडी का मास होगा। बोलो हाँ। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर में वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी या सिस्टम, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास बराबर में डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी या सेंटर ऑफ मास, सॉरी सिस्टम। एक बॉडी जितना आगे जाएगी उसका सेंटर ऑफ मास भी का उतना ही मीटर आगे जाएगा। समझ गया। देखिए इफ बॉडी इज बैलेंस्ड, पांचवा, इफ बॉडी इज बैलेंस्ड about its center of mass, about its center of mass, then total movement is equals to में 0। अगर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर दिया गया, बैलेंस कर दिया गया, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी। समझ गए भैया, बॉडी एकदम रिजिड एक जगह पे पड़ी रहेगी। अगला देखिए, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया, इस पूरी बॉडी का मास क्या था, m था, और इसका एक्सेलरेशन क्या था, a था। मुझे पता है इसका जितना मास होगा वही मास क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का भी मास होगा। बोलो हाँ। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा इसके सेंटर ऑफ मास का भी वही क्या होगा। तो इस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और दूसरा क्या है, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो हाँ। तो भैया अगर आपको मास ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है, तो भैया वो दोनों क्या होंगे भैया, फोर्स के फॉर्मूला निकालने काम में आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आप फोर्स को इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ चित्र बना रहा हूं, वो कुछ बॉडी के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपको पहले ही पता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। कुछ रेगुलर बॉडीज होती हैं, रेगुलर बॉडीज का मतलब जिनकी शेप और साइज, जिसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक जैसा होता है, हर जगह पर मास क्या होता है, सेम रहता है। जैसे ये वो फ्रेम है, इस फ्रेम के 1 मीटर स्क्वायर का मास जितना लेफ्ट में होगा उतना राइट के भी 1 मीटर स्क्वायर का मास होगा। ठीक है भैया, एक क्यूब काट लो, एक छोटा सा स्क्वायर काट लो, उतना ही स्क्वायर कहीं से भी काटोगे आपको उतना ही मास मिलने वाला है। तो इसे कहते हैं रेगुलर बॉडी। क्या कहते हैं,
और रेगुलर बॉडी की कैटेगरी में आपका रिंग आती है, आपका स्फीयर आता है, आपका सिलेंडर आता है, आपका कोन आता है, आपका रेक्टेंगल आता है, आपका स्क्वायर आता है, आपका क्यूब आता है, आपका कोन आता है। इन सब बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, आपको पहले ही पता होगा इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। जैसे देखिए, जैसे भैया क्या है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका सेंटर मास कहां पे होगा? जहां पर इसके तीनों मीडियन यानी इसके सेंट्रोइड जहां पे होगा, तीनों मीडियन जहां पे काटते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं, तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा? इसके सेंट्रोइड पे होगा। ये क्या है भी आपका सर्कल है, तो इसका सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? सर्कल भी कह सकते हो, रिंग भी कह सकते हो, इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, ये क्या है भी आपका, अभी तो स्क्वायर है, तो इसका सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? इसके सेंटर पर। ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, इसका सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? यहाँ पे इसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा? जहां पे इसके तीनों मीडियंस एक दूसरे को क्या करेंगे? ये गंदा लग रहा है, मीडियन पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां पर। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। भाई बोलिए मत भैया। सेंटर मास, इसका सेंटर मास कहां पे होगा? जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सी होगा। ठीक है भैया, समझ गए? रेगुलर बॉडी थी, मैंने देख के बता दिया। ऐसे क्यूब भी होता है जहां पे उसके क्यूब के भी सारे डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर क्यूब के कितने डायगोनल होते हैं? 4। क्यूब के कितने डायगोनल होते हैं? 4, क्योंकि जितने वर्टिसेस होंगे उतने डायगोनल्स होते हैं। वैसे तो क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, तो आधे डायगोनल कर दो। इसके कितने वर्टिसेस है? 1 2 3 4, तो कितने डायगोनल हो गए? 2। ठीक है, जितने वर्टिसेस डायगोनल उसके आधे होते हैं। क्यूबॉइड के भी 8 वर्टिसेस होते हैं, तो 4 ही डायगोनल होंगे। तो जहां पर भी क्यूबॉइड, क्यूब और आपका ये स्क्वायर और रेक्टेंगल, जहां पे भी इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर क्या होता है? इनका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखें। ये तो खैर ये ऐसे ये सब चीजें तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो कराने जा रहा हूं भैया, सबसे मेन फॉर्मूला वही है। डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ी लंबी है लेकिन आसान है, बहुत आसान डेरिवेशन है। ठीक है, चलो देखिए, टॉपिक का नाम है भैया, टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम। डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम। हमें हमें उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है जिसके अंदर पार्टिकल का नंबर क्या है? डिफरेंट है। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं सिंगल पार्टिकल सिस्टम। सिंगल पार्टिकल मतलब उस सिस्टम के अंदर केवल एक पार्टिकल, खैर उसको सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, उसको केवल पार्टिकल ही बोलेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल का सिस्टम है, तो एक पार्टिकल, पार्टिकल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो इसका सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? इसके सेंटर पर। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। ये तो पूछा भी नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो करने जा रहा हूं भैया, सबसे प्यारा और सबसे प्यारी डेरिवेशन है भैया, एक नंबर की डेरिवेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक नंबर की मतलब एक नंबर मतलब अच्छी क्वालिटी की डेरिवेशन। ठीक है, और यहीं से सारा कुछ चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मेनली, समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हम किसका सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं? एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? उन 2 पार्टिकल का से जो सिस्टम बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे भैया। ध्यान दीजिए, हंसी छोड़ दीजिए प्लीज, इसे देखिए। ये कोऑर्डिनेट्स, चलो खैर पहले कोऑर्डिनेट छोड़ दो। ये भैया आपका एक पार्टिकल है,
ये क्या है? पार्टिकल है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सबको पता है भैया, इस पार्टिकल का मास क्या है? m1। ये आपका दूसरा पार्टिकल है, इसका मास क्या है? m2, और इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? अंदर ही होगा। अब इन दोनों पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? तो क्या बन गया भैया? सिस्टम। क्या बन गया? दो पार्टिकल को जब ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाता है? सिस्टम। और सिस्टम के पार्टिकल किससे जुड़ते हैं? इंटरनल फोर्स से। किससे जुड़ते हैं? तो ये इस पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1, और M2 पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये देखिए, ये क्या है भैया? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो M1 का सेंटर ऑफ मास ये था, ये था M1 का सेंटर ऑफ मास। तो इसका पोजीशन वेक्टर जानते हो? पोजीशन वेक्टर याद है आपको? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होता है? तो M1 का जो सेंटर ऑफ मास था, M1 का जो सेंटर ऑफ मास था, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है भैया? ये रहा। ये लाइन जो बता रही है, बता रही है M1 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्या बता रही है? और इसको लिखते हैं भैया R1 वेक्टर से। R1 वेक्टर क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। अच्छा, और अगर मैं बात करूं M2 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो M2 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये होगा। इसको मैंने किससे लिखा है? R2 से। किससे लिखा है? जब अकेला पार्टिकल था तो उसका सेंटर ऑफ मास ये था और उसका पोजीशन ये था। ठीक है, जब M2 मास अकेला था तो उसका सेंटर ऑफ मास ये था और उसका पोजीशन ये था। ध्यान दीजिएगा भैया। लेकिन अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? सिस्टम। तो डंबल जानते हो? डंबल, डंबल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर पे। अभी सेंटर हमने यहां पर देखिए, जब दोनों प्लेट का मास सेम होता है तो मास कहां पे होता है? सेंटर पे। जब दोनों प्लेट का मास डिफरेंट होगा तो मास सेंटर पे लाई नहीं करेगा, कहीं और पे लाई करेगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? अरे कोई नहीं यार, खत्म थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो भैया अब दो पार्टिकल का सिस्टम बन चुका है। तो अब सेंटर ऑफ मास ना तो M1 के पास रहेगा ना M2 के पास रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इनके बीच में कहीं एक पॉइंट पर लाई करेगा। अगर दोनों मास एग्जैक्टली सेम होंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बीचों बीच लाई करेगा। और दोनों मास कुछ डिफरेंट होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, कहीं किसी साइड में लाई करेगा। तो मैंने मान लिया दोनों मास अलग अलग है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा भैया? यहां पर कहीं। दोनों पार्टिकल बन गए। अब जो पार्टिकल का सिस्टम ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करना, बीच में नहीं है पॉइंट, ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये किसका सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 एंड M2, या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैंने लिख दिया कैपिटल R वेक्टर। क्या लिख दिया? अब एक चीज देखिए भैया, समझ गए? अब मैंने इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लगाया? कैपिटल F1। क्या लगाया? और इस वाले मास के ऊपर कितना फोर्स लगाया? कैपिटल F2। F1 कैपिटल F1 और कैपिटल F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है ये? अब देखिए भैया, डायग्राम आपका बन चुका है। मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज भाई, ध्यान दीजिए। अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना आपको। देखिए, R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका है? M1 के सेंटर ऑफ मास का। किसका? R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M2। ठीक है, और कैपिटल R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम या M1 और M2। आपको एक बात पता होगी, मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 में बताई थी कि अगर आप किसी की पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, किसी की पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो क्या आता है? क्या आता है? वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। और अगर उस वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। पता नहीं पता? ये ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ? ये साइड में मैं तो यानी मैं इसको ये भी लिखता हूं ना, इसको लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर। आर को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? वेलोसिटी।
उसी को दोबारा कर दिया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा भैया आर को अगर आप 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, पता नहीं पता, ये बता रखा है मैंने आपको। आर को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आर को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक बार आर को करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को दोबारा कर दो तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान रखना भाई। कई लोग बड़े लाइटली ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं और ये सब चीजें नहीं आने वाली। कई लोग बड़े लाइटली ले रहे हैं, सोच रहे हैं तो बड़ा चीज है, मैं 10वीं में पास हो गया, अब भी पास हूँ। अबे भाई औकात नहीं है अगर आपका पेपर अगर आपने ढंग से पढ़ाना तो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ोगे ना, गवर्नमेंट स्कूल में पास होकर दिखाना, बगैर पढ़ के दिखाए। फिजिक्स में अगर एक क्वेश्चन करके दिखा दिया ना, बदल लूंगा और अपना। 10वीं में तो आप 2 दिन पढ़ के नंबर ला देते थे, अब बगैर पढ़े जाओ 2 दिन पढ़ के जाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ 2 दिन पढ़ के पास होकर दिखा दूँ। अब 2 दिन में तुम 10 दिन में तुम खत्म हो जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे भाई। इसलिए कह रहा हूँ सीरियसली पढ़ लो, समझ गया। 11वीं में भी कुछ दिन पहले ही नाम लिखा गया था आपका, अरे 11वीं का फर्स्ट टर्म आ गया, 11वीं खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और 12वीं कब आ जाएगी ये भी नहीं पता लगेगा, और 12वीं का रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा 40%, ये भी नहीं पता लगेगा। इसलिए भैया सीरियस हो जाओ, हर चीज को सीरियसली लो। अगर कोई मैं इतना सीरियसली पढ़ा रहा हूँ तो समझ लो सीरियस बात है भाई। अगर इतना ही लाइट होता तो मैं इतना सीरियस कभी नहीं पढ़ाता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ भी सीरियस नहीं पढ़ाता। कुत्तों की तरह लगाओ तो 24 घंटे में। मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूँ और लगातार पढ़ा रहा हूँ और गला अपना खराब करके पढ़ा रहा हूँ, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूँ। अब भाई कोई तो रीजन होगा, मेरे को क्या मजा आ रहा है क्या भाई, फेल हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। आपको लग रहा है बड़ी आसान है क्या, रही गवर्नमेंट स्कूल में पास होने के लाले पड़े आते हैं। अपने पिछली क्लास में आना, आपकी क्लास में बैठे होंगे जो ज्यादा अपने आप को, वो लड़कियों तो काफी सारी लड़कियों को पास कर देते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने जानता हूँ, ठीक है। लेकिन लड़कों में बुराड़ी स्कूल में रिजल्ट जानते हो पता क्या था, पिछले साल का 58 बच्चे थे, 58 में से 40 फेल थे, 18 पास थे। बुराड़ी स्कूल का रिजल्ट। माउंट एलिवेंट में कंपार्टमेंट देते हैं लेकिन भाई पास कर देते हैं, 8-9 बार कंपार्टमेंट देने के बाद इतना जलील कर देंगे आपको, सुअर से भी कम औकात रहेगी आपकी, और उसके बाद कहेंगे यार तू चले जा यार, 11वीं में चले जा, पास हो जाएगा, और 5-6 हजार रुपए ले लेंगे वो आपसे। पहली कंपार्टमेंट 500 रुपए, दूसरी कंपार्टमेंट 1000 रुपए, तीसरी कंपार्टमेंट बना लेंगे, कहेंगे अब तो हो गया काम, चल तू अब चले जा। समझ गया। इसलिए आपको माउंट वाले, जो माउंट अपेक्स वगैरह, अपेक्स में सीधा बोलता है 1 लाख रुपए दे दे बेटा, भाई पहुंचा दूंगा, अपेक्स वाला सीधा बोलता है, ठीक है। और सरकारी स्कूल में आपके पापा अगर पीएम है ना, और अगर आप फेल हो गए तो फिर भी आपको हिला नहीं सकते, फेल मतलब फेल, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। ओए देखिए भैया, भाई प्लीज देखिए, अरे भाई प्लीज प्लीज लिसन भाई, ओए भाई अरे छोटू। तो भैया ये हमें पता लग गया। अब मैं बात करता हूं टोटल फोर्स एट M1। M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है भैया बताइए, तू बता दे। हाँ तू, M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, M1 पे लग रहा है एक स्मॉल F1 और एक कैपिटल F1। अच्छा ये टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, बोलो हाँ, बताया ना भैया टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, तो ये F1 इनटू में ये, क्योंकि मैं पहले पार्टिकल पे ले रहा हूं तो इसलिए पहले पार्टिकल का मास और पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिया। M1 ध्यान दीजिए भैया, ए को क्या लिखोगे, R1 का डबल डिफरेंशिएशन, बोलो हाँ। अगर आप एक्सेलरेशन A1 की बात कर रहे हो तो उसके पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, लिखवाया ना, ये देखो स्मॉल F1 प्लस कैपिटल F1, ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड मास के केस में टोटल फोर्स एट M2 किसके बराबर होगा, F2 प्लस कैपिटल F2, ये क्या होगा M2 इंटू में A2, बोलो हाँ, F2 प्लस कैपिटल F2 है ना, M2 लिख दीजिए, A2 को क्या लिखोगे, उसकी पोजीशन को अगर आप 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा F2 प्लस कैपिटल F2, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो भैया इस साइड को इस साइड से ऐड कर दो, क्या हुआ, दोनों में d अपॉन में dt स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा M1 R1 वेक्टर, इधर क्या बचेगा M2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको मैंने ऐड किया, और यहां पर डी स्क्वायर dt स्क्वायर डी स्क्वायर dt स्क्वायर दोनों को क्या कर दिया
कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और उस साइड में क्या हुआ, स्मॉल f1 और कैपिटल F1, स्मॉल f2 और कैपिटल F2, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि हमें पता है इंटरनल फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो F1 और F2 दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो F1 प्लस F2 करेगा तो क्या आएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। क्या आएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या आ गई भाई, अभी टाइम नहीं है, अगली अभी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पूछ लियो, तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। देखो ठीक है, हम जानते वी नो टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, पूरे सिस्टम का मास, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है भैया, याद है। तो टोटल मास क्या है सिस्टम का, m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर सिस्टम का, वही जो सेंटर मास का एक्सेलरेशन होता है। किसका एक्सेलरेशन होता है, सिस्टम का वही एक्सेलरेशन होता है सेंटर मास का एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, तो m1 प्लस m2, और इसको क्या लिख दिया भैया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को। दो बार डिफरेंशिएट, सेंटर मास का पोजीशन क्या था, कैपिटल आर था। क्या था, अगर उसको दो बार डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन। ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। क्या होगी, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या रही है, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 बराबर में डी स्क्वायर, इधर क्या करिए फोर्थ इक्वेशन, अपॉन में डी टी स्क्वायर m1 प्लस m, अरे यार m1 प्लस m2 डी आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। बोलो हाँ, ये और ये क्या होगा, कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल्स टू में क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये